नमस्कार, मैं एम.एल. गोयल यूट्यूब के इस चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बिना देर किए प्रारंभ करने वाले हैं बैंक संबंधी व्यवहार। देखिए जरा, बैंक व्यवहारों का लेखा करना, रिकॉर्डिंग द बैंकिंग ट्रांजैक्शंस। आप लोगों को अच्छी तरह से पता है, आज की तिथि में, आज के दौर में 99% लेन देन बैंकिंग व्यवहारों से होते हैं। कुछ मामलों में सरकार ने भी इसे अनिवार्य कर दिया है। आज की तारीख में जो परंपरागत लेन देन के जो साधन हैं, चेक, ड्राफ्ट या अन्य तरीके, उसके स्थान पर बहुत कुछ मात्रा में गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम और भीम पे आदि साधन उपलब्ध है और इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से लेन देन संभव हो रहे हैं। तो आज के दौर को समझते हुए बैंकिंग ट्रांजैक्शन के जो लेखे हैं, जनरल प्रविष्टियाँ हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि बैंक में कौन कौन से खाते खोले जाते हैं। आइए समझते हैं। देखिए, बैंक में खोले जाने वाले खाते, सामान्यतः बैंक में 4 प्रकार के खाते खुलते हैं। कौन कौन से देखिए जरा। सबसे पहली बात, बचत खाता, सेविंग बैंक अकाउंट। अधिकतर नागरिकों के सेविंग बैंक अकाउंट ही खुले हुए हैं, या आप ये कह सकते हो कि प्रत्येक व्यक्ति का सेविंग बैंक अकाउंट अवश्य खुला हुआ है। ऐसी स्थिति में इसका क्या तात्पर्य है? इस अकाउंट में जब चाहे व्यक्ति राशि जमा करवा सकता है, राशि निकलवा सकता है। एक निश्चित दर पर इस पर ब्याज भी प्राप्त होता है। सेकंड है चालू खाता, करंट अकाउंट। यह जो अकाउंट है, यह व्यवसाय के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण अकाउंट है। व्यापार में, उद्योग धंधों में, कंपनियों में चालू खाता अवश्य खोला जाता है। इस खाते को खोलने का उद्देश्य है कि दिन में कई बार लेन देन करना, और इस खाते का जो नाम है वो है करंट अकाउंट। इस खाते पर ब्याज न के बराबर होता है, कई बार तो ब्याज बैंक वसूल करता है। तो ऐसी स्थिति में ये जो खाता है, यह व्यवसाय के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, और हम जो लेन देन करेंगे ज़्यादातर वो इस खाते के माध्यम से ही करेंगे। तीसरा जो अकाउंट है, आवर्ती जमा खाता, रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, आरडी अकाउंट। इस खाते में मंथली एक निश्चित राशि जमा करवाई जाती है। यह कुछ वर्षों के लिए होता है, जैसे मान लीजिए 5 वर्ष के लिए। तो 5 वर्ष के लिए मंथली कुछ निश्चित राशि जमा कराई जाती है। इसमें से राशि निकलवाने के कुछ निश्चित नियम होते हैं। अगर आप राशि मंथली जमा नहीं करवाते हो तो पेनल्टी भी लग सकती है। तो इस खाते का नाम क्या है? रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। और इस खाते के बारे में आप परिचित हो। स्थायी जमा खाता, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट। इस खाते में जो अमाउंट जमा कराया जाता है वह एक निश्चित अवधि के लिए होता है। 6 महीने के लिए, 1 वर्ष के लिए, 2, 3, 4, 5, जितने वर्षों के लिए आप रख सकते हैं, इसमें राशि रख सकते हैं। अगर व्यवसाय के पास में कुछ राशि ऐसी है जिनका उपयोग थोड़ा लंबे समय तक नहीं होना है, तो ये खाता सबसे अच्छा उपयोगी है और सबसे ज़्यादा ब्याज इसी खाते पर मिलता है। अब बात करते हैं आगे। तो ये 4 प्रकार के अकाउंट आपके सामने, जो कि बैंकों में सामान्यतः खोले जाते हैं। अब हम बात करते हैं मेन खाते की, और वो खाता कौन सा है? करंट अकाउंट, चालू खाता। चालू खाता जो है, जो पुस्तकों में खुलता है, वह खुलता है बैंक अकाउंट के नाम से। इस खाते को हम क्या कहते हैं? बैंक अकाउंट। जब भी बैंक अकाउंट का उपयोग होता है, आप समझ लीजिए कि व्यवसाय के चालू खाते के माध्यम से लेन देन हो रहे हैं। तो अब देखिए, प्रविष्टि करने का नियम क्या है? लेखा करने का जो नियम है बहुत ही सिंपल है। ये चारों अकाउंट आपके सामने हैं। किस खाते का उपयोग करेंगे? जैसे मान लीजिए आपने बचत खाते में राशि जमा कराई, तो हम क्या करेंगे? सेविंग बैंक अकाउंट का उपयोग करेंगे। अगर आपने चालू खाते में लेन देन किया है, तो हम बैंक अकाउंट
का उपयोग करेंगे। आवर्ती जमा खाते के लिए आरडी अकाउंट और फिक्स डिपॉजिट के लिए एफडी अकाउंट का उपयोग करना है। अब डेबिट कब करना है और क्रेडिट कब करना है, बहुत ही सरल नियम है, यह आपके सामने है। इन खातों में अगर राशि आती है, मतलब इन खातों की राशि बढ़ रही है किसी भी ट्रांजैक्शन से, तो हम क्या करेंगे, इन खातों को डेबिट करेंगे। और अगर इन खातों में राशि जाती है तो इन खातों को हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। और ये खाते व्यक्तिगत खाते की प्रकृति के हैं। बात आप समझ गए, ये खाते व्यक्तिगत खाते की प्रकृति के, क्योंकि ये खाते संस्था के नाम से वहां पर खुल रहे हैं। तो आप क्लियर समझ गए होंगे, 4 प्रकार के खाते खोले जाते हैं। उनमें से हम जो उपयोग करेंगे सामान्यतः वो करंट अकाउंट, और करंट अकाउंट जो है वो बैंक अकाउंट के नाम से खुलेगा। चलिए अब हम समझ लेते हैं कि बैंक से विभिन्न जो लेन देन होते हैं उनकी जनरल प्रविष्टि किस प्रकार से की जाती है। आइए समझते हैं। विभिन्न बैंक लेन देनों की जर्नल प्रविष्टियां, जर्नल एंट्रीज को हम समझ रहे हैं। देखिए, मैंने आपको एक बात समझाई थी कि इसमें लेखा करने का सीधा नियम है, अगर बैंक में राशि बढ़ती है, इसका मतलब खातों में राशि बढ़ती है तो डेबिट कीजिए, और अगर राशि घटती है तो उन खातों को क्रेडिट कीजिए। इसी नियम को लेते हुए चलें आप, और बहुत ही साधारण तरीके से एंट्रीज आपको समझ में आ जाएगी। सबसे पहला ट्रांजैक्शन देखिए, बैंक में खाता खोला या राशि जमा कराने पर, दोनों बातें एक ही है। तो जब हम राशि जमा कराएंगे, खाता खोलेंगे, तो इन खातों में राशि बढ़ेगी, खाते में राशि बढ़ेगी तो इन खातों को कीजिए डेबिट। तो ये सब खाते देखिए, सेविंग बैंक अकाउंट डेबिट, रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट डेबिट, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट डेबिट, और बैंक अकाउंट डेबिट जो कि हमारा करंट अकाउंट है उसको अपन ने डेबिट कर दिया। और राशि जा रही है व्यवसाय से तो हम किस खाते को क्रेडिट करेंगे, कैश अकाउंट। ये जानकारी भी आपको पता है। सेकेंड ट्रांस देखिए, बैंक से राशि निकालने पर, अगर राशि बैंक से आपने निकाली है तो बैंक अकाउंट, अब देखिए आगे हम सिर्फ बात करेंगे चालू खाते की, तो जगह जगह हम बैंक अकाउंट का ही प्रयोग करेंगे। जब राशि हम निकालते हैं तो राशि आती है तो कैश अकाउंट कर देंगे हम डेबिट, और हमारे चालू खाते में राशि कम हो रही है तो बैंक अकाउंट कर देंगे क्रेडिट। किसी प्रकार का कोई संशय दिमाग में नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है तीसरा, बैंक द्वारा ब्याज देने पर आपको जर्नल में प्रविष्टि करने की नियम यहाँ भी पूरी तरह से याद रखना है। बैंक ने आपकी जमा पर ब्याज दिया है, अब बताइए यह व्यवसाय के लिए इनकम है या खर्चा। मैं समझता हूँ आपने सही बोला है, यह व्यवसाय के लिए इनकम है, और समस्त आय और लाभ को हम क्या करते हैं, जमा। तो देखिए टू इंटरेस्ट, ये हमने कर दिया टू इंटरेस्ट अकाउंट, और हमारे खाते में राशि बढ़ गई है। बैंक आपको सीधे नगद राशि नहीं देगा, आपके खाते में राशि को जोड़ देगा, तो बैंक अकाउंट कर दिया हमने डेबिट। ये नंबर 3 प्रविष्टि। नंबर 4 देखिए, बैंक द्वारा अधिविकर्ष पर ब्याज लेने पर, अब सुनिए एक नया वर्ड आया आपके सामने, बैंक अधिविकर्ष, बैंक ओवरड्राफ्ट। चालू खाते में यह सुविधा होती है कि जमा राशि से एक निश्चित राशि तक आप राशि ज़्यादा निकलवा सकते हैं। यह केवल चालू खाते पर सुविधा होती है। तो ऐसी स्थिति में बैंक आपसे ब्याज लेगा। अब देखिए, अब इंटरेस्ट आपके लिए इनकम है या खर्चा, यह हमारे लिए खर्चा है, तो खर्चे को हम कर देंगे डेबिट, तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, राइट। और बैंक में आपके खाते में राशि बढ़ रही है या घट रही है, हम ये मानते हैं कि राशि घट रही है, तो टू बैंक अकाउंट। इस नियम को आपको याद रखना है। नेक्स्ट एंट्री को समझिए, बैंक द्वारा अपनी सेवाओं हेतु बैंक व्यय लगाने पर, बैंक चार्ज करने पर, बैंक व्यय चार्ज करने पर, या फिर बैंक व्यय संग्रहण करने पर
कोई भी लैंग्वेज आ सकती है। तो यहाँ भी देखिए बैंक आपसे सेवाएं जो है वो आपकी सेवाएं करता है। तो सेवाएं जब बैंक से हम लेते हैं तो उसके बदले में बैंक को कुछ न कुछ शुल्क जमा कराना पड़ता है। तो बैंक क्या करता है, आपके खाते में से ही राशि कम कर देता है। तो ऐसी स्थिति में आपके खाते में राशि कम हो गई तो हमने क्या किया, बैंक अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। अब चूंकि आपके लिए खर्चा है तो खर्चे को डेबिट कीजिए, बैंक चार्जेज अकाउंट डेबिट। विद्यार्थियों से मेरा ये आग्रह रहेगा कि आप वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। हो सकता है आपके मतलब की कोई बात निकल आए, कोई न कोई नई सीख जरूर मिले। चलिए आइए हम लोग समझते हैं नेक्स्ट ट्रांजैक्शन। व्यवसायी द्वारा निजी उपयोग हेतु राशि बैंक से निकालने पर व्यवसाय से राशि निकालता है तो हम क्या करते हैं, कैश अकाउंट को क्रेडिट करते हैं, क्योंकि हमारे व्यवसाय से कैश कम हो रही है। अब कैश कहाँ से कम हो रही है, अब कैश कम हो रही है कहाँ से, बैंक से। तो हम क्या करेंगे, बैंक अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे और एज इट इज ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट। नेक्स्ट देखिए, ग्राहक से चेक ड्राफ्ट प्राप्त होने पर, इस पॉइंट को आपको समझना पड़ेगा कि ग्राहक जिसको आपने माल बेचा है उसने आपको चेक दिया, लेकिन चेक जब तक बैंक में नहीं जाता है बैंक का बैलेंस नहीं बढ़ता है। तो देखिए हम क्या करेंगे, हम उसको कैश की तरह मानते हुए कैश अकाउंट को डेबिट करेंगे और यह आपकी प्रविष्टि कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर्स पर्सनल अकाउंट, राम श्याम मोहन गीता रहीम जो भी हो वो आपको लिखना है। तो जब चेक बैंक में नहीं गया है तो कैश अकाउंट को डेबिट करना है। अब देखिए इस चेक को आपने 1 दिन बाद 2 दिन बाद बैंक में जमा कराया, तो बैंक में जमा कराया, उपरोक्त चेक ड्राफ्ट बैंक में जमा कराने पर, तो अब ऐसी स्थिति में जो चेक है या ड्राफ्ट है आपके यहाँ पर कैश के रूप में है। अब जब बैंक में जमा होगा तो बैंक अकाउंट तो बढ़ जाएगा और कैश अकाउंट कम हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। लेकिन मान लीजिए चेक आपको प्राप्त हुआ, ड्राफ्ट आपको प्राप्त हुआ और आपने तुरंत बैंक में जमा करा दिया, तो ऐसी स्थिति में जो कैश अकाउंट है, यहाँ जो कैश अकाउंट आपने डेबिट किया है और यहाँ कैश अकाउंट क्रेडिट किया है, इसको बीच में से हटा दीजिए। तो सीधी एंट्री क्या बन जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर्स पर्सनल अकाउंट। देखिए ये है आपकी प्रविष्टि, बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर्स पर्सनल अकाउंट। सीधे आप प्रविष्टि कर सकते हैं। तो ये आपको समझना पड़ेगा ट्रांजैक्शन में कि ट्रांजैक्शन क्या हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, ग्राहक देनदार द्वारा सीधे ही बैंक खाते में राशि जमा करवाना। बात बहुत सिंपल सी है, उसने हमको चेक नहीं दिया है न राशि दी है, सीधे हमको बैंक खाते में हमारे जमा करा दिया है। इसका मतलब कहाँ बैलेंस बढ़ेगा, बैंक में। तो बैंक अकाउंट को डेबिट कर दीजिए और डेटर्स पर्सनल अकाउंट को क्रेडिट कर दीजिए। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखिए बहुत महत्वपूर्ण है, जमा चेक अनादरण होने पर डिसऑनर, यह शब्द भी आपने सुना होगा। इसका मतलब यह है कि जो चेक बैंक में जमा किया था संग्रह के लिए कि हमारे पैसे जमा हो जाए, लेकिन किसी न किसी कारण से चेक क्या हो गया, डिसऑनर हो गया। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि जो चेक जमा करवाने की जो प्रविष्टि थी उस प्रविष्टि को उलट दीजिए और एंट्री क्या बन गई, डेटर्स पर्सनल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। इस प्रविष्टि से क्या हुआ, डेटर्स अकाउंट फिर से आपकी पुस्तकों में खुल गए और बैंक में जो हमने बैलेंस बढ़ाया था वो कम कर दिया। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, लेनदार को चेक से भुगतान, जैसे हमको देनदार से प्राप्त हो सकता है तो हम लेनदार को भी चेक दे सकते हैं। तो लेनदार को जब राशि देते थे तो हम एंट्री करते थे क्रेडिटर्स टू कैश। अब चूंकि हमने क्या दिया, उसको चेक दिया, तो हम ये मान के चलते हैं कि लेनदार उस चेक को ले जा करके संग्रह के लिए जमा कराएगा और हमारे खाते में से राशि कम हो जाएगी। तो हम एंट्री करेंगे क्रेडिटर्स अकाउंट, क्रेडिटर्स पर्सनल अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो क्रेडिटर्स अकाउंट बंद कर दिए, बैलेंस सीआर होता है डीआर कर दिया और बैंक अकाउंट भी कम हो गया कि हमारे पैसे वहां से निकल गए। लेकिन मान लीजिए लेनदार को दिया चेक अनादरित हो गया, हमने जो क्रेडिटर्स को चेक दिया था, डीडी दी थी, वह डिसऑनर हो गई।
अब डिसऑनर होने का कारण एक नहीं होता, यह नहीं है कि पैसे आपके बैंक में बैलेंस में है या नहीं है। इसके अलावा बहुत सारे कारण हो सकता हो कि निर्धारित अवधि में संग्रहण के जमा नहीं करवाया हो सकता है उसमें अंकों और शब्दों में राशि में अंतर हो, कुछ काट छाट हो, तो बैंक क्या करता है, ऐसे चेक को संग्रहित नहीं करता है। तो जो चेक देने की प्रविष्टि थी उसी प्रविष्टि को उलट दीजिए और एंट्री क्या बन गई, बैंक अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स पर्सनल अकाउंट। इस एंट्री से क्या हुआ, फिर से हमारा बैंक बैलेंस बढ़ गया और क्रेडिटर अकाउंट फिर से खुल गए। अब एक महत्वपूर्ण बात, उन विद्यार्थियों से जो दिन हो या रात हो अकाउंटेंसी ही पढ़ते रहते हैं, जब देखो वह अकाउंटेंसी की पुस्तकें खुले रखते हैं और प्रश्न हल करते रहते हैं। पापा पूछते हैं बेटा क्या पढ़ रहा है, अकाउंटेंसी। मम्मी पूछती है बेटा क्या पढ़ रहा है, अकाउंटेंसी। उधर से दीदी चिल्लाती है पापा देखो ये हर समय अकाउंटेंसी पढ़ता रहता है। यहाँ तक कि कक्षा में जब शिक्षक कोई और विषय पढ़ा रहे होते हैं तो पीछे बैठे बैठे हम अकाउंटेंसी का प्रश्न हल कर रहे होते हैं। देखो बच्चों, आपको आत्मविश्वास से काम करना चाहिए, घबराना नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं करें। अकाउंटेंसी के लिए समय निर्धारित करें और कॉन्फिडेंस से पढ़ाई करें। अकाउंटेंसी कठिन विषय नहीं है, अच्छे से आपको समझ में आएगा। बहुत सारे अभी बैंक संबंधी ट्रांजैक्शन बाकी है, प्रश्न उत्तर भी हम करेंगे लेकिन अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।